हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों 28 दिसंबर का जो पेपर था हमारा सीटेट का, वो डिस्कस कर लिया था हम लोग ने। सीटीपी वाला जो पोर्शन था 28 दिसंबर वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसमें जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें सीडीपी की पोर्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो किसका है? 29 दिसंबर वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को आड़ा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना, धागे में माला पिरोना, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना। अगर हम स्थूल गत्यात्मक कौशल की अगर बात करें मोटर स्किल्स की, तो ये दो तरीके की होती हैं बच्चों में। एक होती है फाइन मोटर स्किल और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स में हमारी जो फिंगर्स होती हैं उनका मेन रोल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा सबसे पहले कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो मतलब होल्डिंग उसको करना है तो पेंसिल पकड़े, ठीक है, किसी भी चीज़ को ही, तो वो अगर उसमें उसका जो डेवलपमेंट हो जाएगा फाइन मोटर स्किल में, इसीलिए रखा जाता है कि पेंटिंग हो जाएंगी। और जैसे यहाँ पे दिया गया चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को अगर हम काटेंगे भी तो उसके लिए भी हमें हाथ में फिंगर्स की ही ज़रूरत रहेगी, कैंची पकड़ने वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे फाइन मोटर स्किल्स जो हैं उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है, जो फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं, इसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल में हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसमें जैसे ये जो एग्जाम्पल एक दिया गया है, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। इसके साथ साथ रनिंग है और जंपिंग है, ठीक है, क्रॉलिंग है, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। पहला हो जाए पहला यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। केंद्र से बाह्य की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर जटिल से सरल की ओर। तो चूंकि बच्चों के विकास की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, केंद्र से बाहर की ओर। अगर हम वॉर्म की कंडीशन में देखें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तभी भी उसका जो डेवलपमेंट होता है तो पहले इंटरनल ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, उसके बाद पूरी इसकी बॉडी बन करके तैयार होती है। तो इसी वजह से बच्चे का जो विकास है उसको हम यहाँ पे यही मानेंगे कि जो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, कथन और कारण में देख लीजिए। अभिकथन बोला गया है बच्चे का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा उसके आसपास कौन रहता है? उसकी माँ रहती है, और फिर उसके बाद उसके पिता रहते हैं। तो पहला अगर समाजीकरण का स्टेप देखा जाए तो वो उसके परिवार में माता पिता के साथ होता है, ठीक है, उन्हीं के ही द्वारा होता है। कारण बताया गया है कि परिवार बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि प्रथम अगर स्तर बोला जाए तो परिवार ही होता है जो कि समाजीकरण का फर्स्ट लेवल होता है। ठीक है, तो देखें तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है और कारण भी इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए? ठीक है, अब जैसे इसमें बोला गया है संरक्षण कंजर्वेशन, अनुक्रमता सीरिएशन, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तार्किक अनुप्रयोग लॉजिकल एप्लीकेशन। तो अगर हम ये सारे स्टेप्स को यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले ये तो पता करना होगा कि 3 से 6 वर्ष की आयु किस लेवल में आ रही है। क्योंकि जीन प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें इन्होंने टोटल 4 सिद्धांत दिए हैं। सांवेदिक पेशी अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मेनली ये जो 3 से 6 वर्ष की जो आयु है ये आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंडर में, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल होती है। क्योंकि प्री ऑपरेशनल की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 से 7 वर्ष है, तो उसी के अंदर ही ये आ रही है। अब यहाँ पे मेन हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं ये हम लोग बस देख लेते हैं। अनुकरण यहाँ करना सीखने लग जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड लेवल है। चित्र निर्माण, थोड़ा बहुत पेंटिंग करना सीख लेते हैं। भाषा बोलने लग जाते हैं,
ठीक है, या फिर भाषा के द्वारा किसी भी वस्तु में वही क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हैं, किसी वस्तु की जानकारी लेना। इसके साथ क्योंकि देखिए ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें मेनली बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन नहीं आता है, तो तार्किक चिंतन तो इसमें नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा सिम्बोलिज्म या इमिटेशन या बच्चों के अंदर सजीववाद, ये सारी चीज़ें इसमें आने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बोल देंगे तो यहाँ पे सांकेतिक प्रतिनिधिकरण आ जाएगा, यानी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है या उनको सिखाया जा सकता है 3 से 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी जीन पियाजे का है। इसमें बोला गया है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में, सीरियल में, ठीक है, व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ध संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसे बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो एज होती है इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 7 से 12 वर्ष होती है, 7 to 12 ईयर। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये मूर्त के संक्रियात्मक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद ही आती है, और इसमें ही मेन बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन भी आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, साथ ही साथ वस्तुओं को क्रमानुसार अरेंजमेंट जो इसका किया जाता है वो भी, यानी कि वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने की क्षमता जो होती है उसमें भी बच्चे जो है वो सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे ने अपने इसमें मानसिक अवधारणाओं का जो वर्णन किया है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंटली जो एक टर्म यूज़ किया है वो है हमारा स्कीमा। ठीक, स्कीमा होता क्या है? संज्ञानात्मक विज्ञान की एक तरीके से एक शाखा है जो इस बात से संबंधित है कि मस्तिष्क कैसे ज्ञान की संरचना कर रहा है, कि ज्ञान को वो कैसे अर्जन कर रहा है या उसको कैसे उसका डेवलपमेंट कर रहा है, या एक तरीके से उसका जो मतलब कि जो भी नॉलेज उसके पास आ रही है उसका यूज़ कैसे कर रहा है। ठीक है, या फिर खास सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पिछले जो अनुभव होते हैं उनसे रिलेट कैसे कर रहा है। ये सारी चीज़ें किस पे आ जाएंगी? स्कीमा पे आ जाएंगी। स्कीमा यही हेल्प करती है कि हम लोग पिछला जो भी हम लोग ने सीखा है नए सीखने में हमारा पिछला सीखा हुआ कितना हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक परंपरागत? तो देखा जाए अगर रजनी की हम बात करें तो क्योंकि कोहलबर्ग ने भी जो है नैतिक विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें कोहलबर्ग की, तो इसमें भी इन्होंने 3 स्टेप्स में दिया गया है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला, पूर्व परंपरागत, जिसे हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। इसमें 2 तरीके के चरण दिए जाते हैं। ठीक है, पहला मतलब हर एक लेवल में 2-2 चरण दिए गए हैं। तो ये जो पूर्व परंपरागत है इसमें फर्स्ट लेवल जो होता है इसमें आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास की बात करी जाती है। दूसरा होता है व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास की बात करी जाती है। मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत पुरस्कार की बात क्या होती है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों ने जैसा काम किया है या फिर जिनको शाबाशी मिली, क्योंकि मेनली ये वाला जो स्टेप होता है ना पूर्व परंपरागत वाला, इसमें बच्चे वही काम करते हैं जिसमें उनको सराहा जाए। ठीक है, पहली बात तो मतलब कि दंड से वो डरते हैं, पहला तो यही हो गया। दूसरा बात यह है कि लोग उनकी तारीफ़ करें, वो ऐसा काम करें कि लोग उनकी तारीफ़ करें। तो अक्सर करके क्या होता है कि रूढ़िवादी अगर परंपरा की बात करें या मतलब अगर सराहेंगे कौन, बड़े लोग ही सराहेंगे, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम उन्हीं की जैसे काम करेंगे या उन्हीं की जैसे या कोई अच्छा सक्सेसफुल इंसान है उसी की जैसे जस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो भी हमारी भी सराहना की जाएगी। तो वही यहाँ पे बात करी गई है कि व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास वाला जो स्टेप है उसी में ही जैसे को तैसा वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? पूर्व परंपरागत अवस्था की सेकेंड स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं?
उनमें असफलता का भय पैदा करके, नेगेटिव है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ करके, डिस्ट्रैक्शन अगर जोड़ देंगे तो क्या ही वो कर पाएंगे। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके, ये भी नेगेटिव है भाई, हम निरुत्साहित उनको क्यों करेंगे अगर उनका सॉल्यूशन निकलवाना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके फोल्डिंग जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ये होती है कि बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में पढ़ रहा है तो उसको इतना सॉल्यूशन दे दिया जाए कि वो फिर आगे कर सके, यानी कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म बताइए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया लेव वाइगॉस्की, सांस्कृतिक उपकरण जो है वो लेव वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर ने जी घटक बुद्धि जो है इसके बारे में बताया। जीन पियाजे ने पाड़ के बारे में बताया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने संवेगात्मक परिपक्वता के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये चारों में से हमें जो करेक्ट वाला युग्म है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो 9 वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले तो करेक्ट आंसर जो है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद बाकियों को भी सही कर लिया जाएगा। करेक्ट आंसर है लेव वाइगॉस्की वाला, जो कि सांस्कृतिक उपकरण जो है वो किसने दिया था, लेव वाइगॉस्की ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो सब गलत हैं उनको भी करेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बोला गया है जी घटक बुद्धि से रिलेट इसको किया गया, जबकि जी घटक बुद्धि जो होती है, जी मतलब बुद्धियाँ जो होती हैं वो 2 तरीके की होती है। अगर मतलब इसमें अभी हम बता दें किसने ये इस तरीके का जो है ये टर्म यूज़ किया था। तो स्पीयरमैन जो है उन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार का बताया है, एक तो जी फैक्टर होता है और एस फैक्टर होता है। यहाँ पे जी फैक्टर की बात जो करी गई है वो जनरल इंटेलिजेंस की है, और एस फैक्टर जो होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात करी जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है वो है स्पीयरमैन। ठीक, स्पीयरमैन इसके हो जाएंगे। इसके अलावा जीन पियाजे ने पाड़ इसके फोल्डिंग के बारे में कहा है। इसके फोल्डिंग की बात सिंपली वाइगॉस्की जो है उन्होंने कही है। ठीक है, तो वाइगॉस्की इसके हो जाएंगे, अरे यहाँ से देख लेना। ठीक है, इसके बाद है लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। संवेगात्मक अगर हम परिपक्वता की बात करें या संवेगात्मक परिपक्वता में, तो इसमें कई लोगों ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, लेकिन संवेगात्मक परिपक्वता का मेन जो श्रेय जाता है वो हमारे जो डेनियल गोलमैन है उनके तरफ जाता है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सबके एग्जाम्पल्स हो गए करेक्ट वाले। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है लेव वाइगॉस्की वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, प्रमोट करती है। ज्ञान सृजन की चाह, कि बच्चे के अंदर ज्ञान सृजन हो, विद्यार्थी में परस्पर विमुखता का भाव, एलियनेशन हो, सामाजिक संदर्भों से अलगाव हो, सामाजिक जितने भी मतलब डिसकनेक्शन एक तरीके से हो जाए, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण हो, मेमोराइजेशन हो, रटे मुँह को कंठस्थ करें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए अगर हम प्रगतिशील कक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि प्रगति होती रहनी चाहिए, यानी बच्चा सीखता रहना चाहिए। तो जब सीखता रहना होगा उसके अंदर, जब वो उस चीज़ की सीखने की चाह होगी तभी तो सीख पाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ही है कि ज्ञान सृजन की इसके अंदर बच्चे के अंदर चाह होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। मधुलिका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतात्मक। चूँकि यहाँ पे जिसके बारे में बात करी जा रही है मधुलिका जो है वो किस में बहुत ज़्यादा निपुण है, नृत्य और योग कला में। ठीक है, तो नृत्य में अगर हम देखें तो हमारी पूरी बॉडी ही इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर बुद्धि की ही बात कर लें तो इसमें उस तरीके की जो है बुद्धि आएगी जो हमारी बॉडी पर कंट्रोल करेगी, यानी कि शारीरिक, गति संवेदी बुद्धि जो है वो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो मधुलिका है उसकी सबसे ज़्यादा उच्च स्तरीय होगी। ठीक है, क्योंकि वो इन नृत्य और योग कला में बहुत ज़्यादा निपुण है। ओके, क्वेश्चन 12 देखते हैं। इसमें देखिए एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है।
यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है, यानी सिर्फ वो लड़कों को ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो पहला है जेंडर सशक्तिकरण है, यानी जेंडर एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है, जेंडर समानता की बात करी जा रही है, जेंडर पक्षपात की बात करी जा रही है, जेंडर समतुल्यता की बात करी जा रही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि सिर्फ लड़कों की पर ही फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सा ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात है, भाई लड़कियाँ कहाँ गई, पढ़ तो वो लोग भी रही होंगी ना। तो यहाँ पे लड़कियों पर अगर फोकस नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पर्टिकुलरली एक जेंडर को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में देखिए, इसमें बोला गया अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, ना तो आनुवंशिकता का और ना ही पर्यावरण का। देखिए अगर देखा जाए अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो सब में अलग अलग होती है, ठीक है, इसी वजह से समावेशी शिक्षा को मतलब कि ज़्यादा महत्व दिया गया है कि सभी बच्चों को उनकी एबिलिटी के अनुसार एक ही क्लास में सिखाया जाए। तो अधिगम दर जो होता है वो सबकी अलग अलग होती है, रीज़न उसका क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही इफेक्ट होता है। बच्चा किस जो है समाज से है, किस पर्यावरण में रहता हुआ आया है, या फिर मेंटली वो कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी उसकी अधिगम की जो दर है, ठीक है, रेट पर, लर्निंग की रेट पर इफेक्ट डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें है आकलन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट की बात करी गई है उसमें हमें करेक्ट देखना है। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर पर मानकर इस्तेमाल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो इसमें देखिएगा कि ये जो आकलन के संदर्भ में अगर सही टर्म की बात करें तो हमारा 4 वाला बिल्कुल सही है कि अधिगम के लिए जो आकलन है उसमें मेनली विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर आकलन के महत्व की बात करें तो शिक्षक और छात्र दोनों ही इस चीज़ पर जो है, मतलब आकलन सिर्फ छात्रों पर ही नहीं शिक्षकों पर भी लागू हो सकता है कि वो अगर असेसमेंट हो रहा है या फिर आकलन उनका किया जा रहा है तो वो उसकी हेल्प से अधिगम के लिए आकलन में अपना खुद का आकलन वो खुद कर सकें कि उनके अंदर क्या स्टेबिलिटी आई है। कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हमें बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में हमने ये देखते हैं कि अरे हमारे अंदर जो पहले से काफ़ी चेंजेस आ गए। जैसे जो लोग स्टेज फेयर जिनके अंदर होता है, अगर उनको कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करा दी जाएँ तो बाद में वो देखेंगे कि वो काफ़ी अच्छे से बोल ले रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक यहाँ पे यूज़ किया गया रचनात्मक आकलन में केवल निर्देशन के अंत में होता है। तो रचनात्मक आकलन अगर देखा जाए तो ये निर्देशन का एंडिंग, ये तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। मेनली रचनात्मक आकलन जो है वो नैदानिक या उपचारात्मक जो मतलब होता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम पड़ रही है तो प्रॉब्लम के बाद अब उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा या इसका उपचार कैसे किया जाएगा, उसका मेन काम रचनात्मक आकलन का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्वेश्चन 15 में है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, एक शब्द में जवाब वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है, ठीक है। तो अगर इसके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है, पहले तो यही पता कर लें। तो समालोचनात्मक अगर चिंतन की हम बात करें तो तर्क या तर्क को नए या फिर अपरिचित स्थितियों, विचारों, सुझावों पर लागू करने की क्षमता, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन एक तरीके से यही है कि जो आप तर्क कर रहे हैं या उस तर्क को नई परिस्थितियों, अपरिचित जो स्थितियां होती हैं उनमें मेनली आप अगर लागू कर रहे हैं तो ये जो तथ्य घटनाएं होती हैं इनको पहचानने या विश्लेषण का काम हम समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे तर्क वितर्क की बात आती है वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनका ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, जिसके कई सारे आंसर मतलब लोग अपने अपने तरीके से उसके आंसर्स दे सकें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन हो रहा हो, ठीक है। हर तरीके से मतलब पूरी ब्रॉडली उस पर जो है थिंकिंग करी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।
इसमें है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या की, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा, विविधता को स्वीकृति। ठीक, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है, समावेशी का मतलब ये है कि हर तरीके, हर वैरायटी के बच्चों को देख करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक, तो विविधता की स्वीकृति। ठीक, यहाँ पे मेनली डाइवर्सिटी पर ज़्यादा, डाइवर्सिटी का अगर जो है एक्सेप्टेशन हो रहा है तो इसका मतलब होगा समावेशी शिक्षा होगी वो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया अभिकथन में क्या है? सुविधा वंचित समूह, सुविधा वंचित समूह की बात हो रही है, से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ठीक है, कारण बताया गया पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। ठीक, सही विकल्प चुनना है। तो देखिए अगर हम कथन की बात करें तो कथन तो यहाँ पे सही दिया गया है, क्योंकि सुविधा वंचित जो समूह है इसी वजह से यहाँ पे उनके सामाजिक और जो सांस्कृतिक यहाँ पे संदर्भ दिए गए हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि सुविधा वंचित बच्चे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो उनकी आवश्यकताओं को अगर हमें संबोधित करना है तो हमें सबसे पहले उनके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, खासकर उनके सोशल बैकग्राउंड को। ठीक है, लेकिन कारण यहाँ बताया गया पाठ्यचर्या की, अगर ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद अब ऐसे बच्चे हमारी समावेशी शिक्षा में आए हैं, ठीक है, तो इनके बैकग्राउंड वगैरह को हमने पता कर लिया, उसके बाद अगर हम पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके करेंगे तो फिर उनका क्या होगा, फिर उनके ऊपर काम करने का क्या ही फ़ायदा होगा, है ना। तो इस वजह से कारण यहाँ पर गलत हो गया, कारण गलत हो गया, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हाँ देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन तो यहाँ पे सही कहा ही जा रहा है, कारण यहाँ पे गलत है क्योंकि हम औसत विद्यार्थियों को ध्यान में नहीं रख सकते ना, हमें सारे बच्चों पर ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। इसमें बोला गया है पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? डिसलेक्सिया की बात हो रही है, अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या फिर गत्यात्मक। तो अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो इसमें मेनली अधिगम से रिलेटेड यहाँ पे बात होती है। ठीक है, लर्निंग का इफेक्ट, इफेक्टिव लर्निंग जो होती है वो किस में आ जाएगी? डिसलेक्सिया की जो डिसेबिलिटी है इसमें आ जाएगी, लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता मतलब ऑटिज्म। ठीक है, बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म के लक्षण यही होते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर स्टेज फियर होता है, पहला तो स्टेज फियर हो जाएगा, बल्कि इसमें यहाँ तक कि बच्चे दूसरों के सामने यानी अपने पेरेंट्स के अलावा या किसी के भी सामने वो आने से भी डरते हैं। ठीक है, बोलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसमें मेनली क्या है? बाधित संप्रेषण, बात नहीं कर पाते हैं, वो अपनी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ये ऑटिज्म के लक्षण में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? क्या बोला जा रहा है? योग्यताओं, विभिन्न योग्यताओं वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। ठीक है, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके, मानकीकृत निर्देश दे करके, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, और विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, लास्ट वाले थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसमें बोला गया केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं जो है उन्हीं को ही खाली आप संबोधित कर दिए, बाकी सब कहाँ गए? ये गलत हो गया। विभिन्न आवश्यकताओं वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी उपेक्षा करके, भाई अगर हम उनको इग्नोर कर देंगे तो क्या ही फ़ायदा हमारी लर्निंग का? ठीक है, या हमारी टीचिंग का क्या फ़ायदा? टीचिंग का मेनली। अब बचा ये दो, मानकीकृत निर्देश दे करके या श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कक्षा में जो विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करी जाए। अलग अलग योग्यता वाले सारे बच्चे हैं तो उनको हमें सिंपली मेनली क्या देना होगा? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देने होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा जो है मेंटली स्ट्रांग हों, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही वीक होंगे, तो हमें उनके लेवल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप उनको हमें जो
प्रश्न है वो देने होंगे। तो जैसे हम लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग लेवल स्टेप बाय स्टेप अगर हम उनको कठिनाइयाँ देते जाएंगे, प्रॉब्लम्स देते जाएंगे और वो सॉल्व करते जाएंगे, तो उनके ऑलरेडी ऐसे ही उनकी जो है परेशानियाँ हैं या उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें बोला कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थपूर्ण की बात हो रही है। ठीक है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक तरीके से, बहुत ही अमूर्त या फिर संयोजित। संयोजित की यहाँ पे बात करी जा रही है। क्या बोला गया? अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को अगर हम यहाँ पे संयोजित यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे विषय वस्तु को, जो हमारी जो विषय वस्तु तैयार करी गई है, ठीक है, इसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो वो ये अधिगम और भी ज़्यादा लर्निंग और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर के अनेक भ्रांतियाँ, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही। अध्यापक इस स्थिति की प्रति क्या प्रतिक्रिया, अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, मतलब सीधे मना कर देना चाहिए कि ये सब जो है, जो भी कन्फ्यूजन उनके माइंड में आ रही है सब गलत है। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए कि वो क्या तर्क वितर्क कर रहे हैं। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने की निर्देश देना चाहिए कि आप जाकर के सोलर प्लैनेट अगर आपने पढ़ा है या उसके बारे में आपकी जो भी भ्रांति पैदा हो रही है, पहले जाकर उसको रट के आइए, याद करके आइए। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, मतलब नेगेटिव जो उनको मोटिवेशन एक तरीके से दे करके और सीधा सा जो तर्क वितर्क आ रहा है या यूँ कहें कि जो भ्रांतियाँ आ रही हैं उसको हटाई दो, गायब भी कर दो। तो भाई अगर इसमें देखा जाए तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर उनकी माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों की माइंड में जब वो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें जो विद्यार्थी हैं उनके तर्क को जानना चाहिए कि वो उसको किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं या उनके माइंड में क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता हो, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में पता होना चाहिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उनको जो है सिखा पाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ कि किस तरीके से या कौन सी लर्निंग की जो मेथड है उसको यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके से वो सीख पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू के तो दोनों बिल्कुल सही हैं कि जब तक कि बच्चे तत्पर नहीं होंगे क्या ही सीखेंगे, तो तत्परता इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड के हिसाब से अगर हम उनको सिखाएंगे तभी भी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, तो इस हिसाब से हम उनके उसके डेवलपमेंट में इसकी हेल्प कर सकते हैं, इसकी लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पे अधिगम शैलियाँ अगर चयनित होंगी तो उनको सिखाना और भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 24 देखिए, 24 में बोला गया है रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। यह डैश को बढ़ावा देता है। पहला है वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, कंठस्थीकरण को या फिर अनुकरण को। देखिए दो चीज़ें यहाँ पहले ही गलत हो गई। कंठस्थीकरण, भाई यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में लॉजिक की ज़रूरत है, वहाँ पे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अनुकरण, रिपीटिशन, यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना रीडिंग थोड़ी ना कराई जा रही है जो रिपीटिशन हो, है ना। तो बचा गया वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन, चूँकि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं तो यही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, केवल 1 और 2, क्योंकि विज्ञान पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, विज्ञान के साथ साथ बच्चों के अंदर अन्वेषण, ठीक है, और जो प्रयोग है इसको और भी जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं इनके द्वारा समझ उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है? यहाँ पे अध्यापक द्वारा अपनाई गई विधि की बात हो रही है। ठीक, व्याख्यान विधि, पूछताछ विधि, चर्चाएं, खोज या अन्वेषण। ठीक,
तो ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन, कम महत्व देती है। तो पूछताछ करेंगे तो पूरी क्लास जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर एक से हम पूछ रहे हैं तो बाकी बच्चे ये देखने लगेंगे अरे हमारी अब बारी आ रही है, हम क्या जवाब देंगे, तो इसलिए सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। चर्चाएं, किसी भी डिस्कशन जब हो रहा होता है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का, क्योंकि सब अपनी अपनी राय देते हैं चाहे जैसी भी दें। खोज या अन्वेषण जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। व्याख्यान विधि जो होती है इसमें मेनली जो टीचर है वो बस किसी एक टॉपिक को पढ़ करके उसको जो है एक्सप्लेन करे दे रहे हैं, तो यही एक जो होती है वो बच्चों में कम महत्व देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है अभिकथन क्या दिया गया, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण बताया गया है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला वाला बोला गया है आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। तो इंट्रिंसिक अगर मोटिवेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से खुश है, ठीक है, या इंटरनली वो अगर मोटिवेट है, तो वो अपने जो भी काम उसको जो है बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है, उसको इंटरनली तरीके से, उसे बाहर से कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बात वगैरह की किसी भी तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर लेगा। लेकिन कारण यहाँ पे जो दिया गया है कि शिक्षक की अगर हम बात करें तो शिक्षक अगर कोई बच्चा है जो कि आंतरिक रूप से मोटिवेट है, ठीक है, तो उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। जब वो इंटरनली मोटिवेट होना चाह रहा है तो उसको इंटरनली मोटिवेट करना चाहिए ना, बाह्य रूप से मोटिवेट करने का क्या ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए कारण जो यहाँ पे दिया गया वो तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन 27, इसमें है प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है। बहिष्करण, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है मतलब बहिष्कार किया जा रहा है। कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, सादृश्य मूलक चिंतन। तो क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर है कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता में होता क्या है, समस्या समाधान में इसका जो है बहिष्करण करना है। कार्यात्मक निश्चितता जो होती है या यूं कहें स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए केवल पारंपरिक रूप से उपयोग करने के लिए सीमित करता है। एक तरीके से देखिए कार्यात्मक स्थिरता सीमित कर देती है किसी भी चीज़ को सीखने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में या उसका यूज़ करने में। इसकी जो मतलब इसका एक लेवल है, ठीक है, या उसकी जो क्षमता है कि किस स्तर पर उसको सीखना चाहिए उसको सीमित कर देता है, ठीक। तो इसी वजह से जहाँ पे सीमित या जहाँ पे बाउंडेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पे वो क्या होता है, बहिष्करण को उसको कर देना चाहिए, क्योंकि लर्निंग में फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें क्या है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देती है, अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुघट्यता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, संबद्धता का भाव। तो देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है कि विद्यार्थी है वो अपनी असफलता का कारण किसको बता रहा है, अपनी ही योग्यता की कमी को बता रहा है। तो मेनली इसका जो करेक्ट आंसर है, जिस विचारधारा को ये स्थिति इनकी जन्म देगी वो है अधिगम असहायता, क्योंकि वो लर्निंग करने में हेल्पलेस हो रहा है, क्योंकि अपने आप को ही वो यहाँ पे दोष दे रहा है कि उसी के अंदर योग्यता की कमी है, यानी वो लर्न नहीं कर पा रहा, लर्न करने में हेल्पलेस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करें, विकर्षित यानी डिस्ट्रैक्ट, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो भैया देखिए डिस्ट्रैक्ट कर रही है, गलत। और उच्चतम अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थी मतलब जो लो लेवल के हैं तो उनके कोई जो है अवधारणाएँ इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है।
अब यहाँ पे अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, दो तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। अब तीसरा यहाँ पे विद्यार्थियों में असफलता के प्रति चिंता पैदा कर दें। भाई ऐसी कौन सी हम चीज़ें सीखें जो बच्चे के अंदर, अगर मान लीजिए हम सिखा भी रहे हैं, वो जब वो एक चिंता या टेंशन पैदा कर दे रही है तो वो भी एक पॉजिटिव मोड नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। मेनली यहाँ पे क्या है, अगर लर्निंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना ही ज़्यादा वो अपने जो बच्चे का प्रीवियस जो नॉलेज है उससे अटैच कर सके, है ना। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है कि समस्या समाधान में कोई भूमिका नहीं है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो घोषणात्मक ज्ञान है उसका क्या रोल है। तो घोषणात्मक ज्ञान जो होता है, इसमें घोषणा करी जा रही है ना, कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं या उसके बारे में हमें सीखना है, तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो दूसरों को अगर हम बता रहे होंगे तो हम क्या बताएंगे, यही बताएंगे कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, और कैसे कैसे इसे मतलब इसका काम यूज़ किया जाएगा, या किसने इसको दिया, कौन है ये। तो यहाँ पे मेनली ये जो क्वेश्चंस है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू जो है इनको जानना है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो 29 दिसंबर वाला जो पेपर था CDP वाला पोर्शन, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्लियर मतलब कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम पड़ रही हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पेपर है उससे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।